हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या है, हमने एनवायरमेंटल साइंस के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, और ये डिस्कस किया था कि एनवायरमेंटल साइंस जो है वो आपका यूपीएससी का एनवायरमेंट और इकोलॉजी से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट चीज है। तो यह बस बेस आप वहां से ले सकते हैं, और बेस के ऊपर क्या है, आपको अपनी बिल्डिंग या एडिफिस क्या है, खड़ा करना है। क्या करना है? खड़ा करना है। तो आज कुछ क्या है, हम एनवायरमेंटल साइंस के बारे में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले एक कुछ चीजें क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं एसीएफ एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप जीके पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, चाहे आप ऑप्शनल्स पढ़ेंगे, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेक्शन एग्जाम है। क्लियर है? सिलेक्शन एग्जाम है, और इसी एग्जाम से क्या है, आपकी मेरिट बनेगी, आपका सब कुछ क्या करेगा, डिपेंड करेगा इसी एग्जाम के ऊपर। क्या इसी एग्जाम के ऊपर क्या आपकी सारी चीजें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। क्या है, दो चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने को अपने मार्क्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स लाने हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ऑप्शनल्स हो। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें हमारा जो पढ़ने का तरीका है, जो भी है, उसको क्या करना है, पूरी तरीके से चेंज करना है, रिवैम्प करना है, जैसे आपको सजेस्ट किया जा रहा है बार बार। उसी दो चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब आपको लगातार काम करना है, चाहे आप 1 घंटे करें, चाहे 2 घंटे करें, चाहे 3 घंटे करें, चाहे 4 घंटे करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि धीरे धीरे क्या है, आप में मोटिवेशन जागेगा, और आप अपना जो सिस्टम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, जो आप पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी होगी, पढ़ाई का टाइम पीरियड होगा, उसको क्या करेंगे, आप इंक्रीज करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो चीजें इंक्रीज होंगी, क्योंकि आप में एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ, मुझे पॉजिटिवनेस मिल रही है, मेरी चीजें ऐड हो रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। क्लियर है? ये चीज जो होती है वो काफी आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है मेन क्राइटेरिया, इसको आपको ध्यान में रखना है, चाहे जीके रखें, चाहे और रखें और रखें। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहां पर क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर पेपर के लिए आपके लिए रखे गए हैं। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, चाहे आपका जीके हो, इंग्लिश हो, आपके ऑप्शनल्स, सभी के लिए। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, आज बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूरी था तो उसने बात किया कि एक्चुअली क्या है, सभी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। आप क्या है, इंग्लिश में इजीली ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आप ऑप्शनल लेंगे तो वहां पर भी क्या है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी मार्क्स लाने में। लेकिन यहां पर क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो इसके लिए क्या है, जीके के लिए स्ट्रैटेजी और क्या फ्री गाइडेंस सिस्टम रहेगा, आपको एक अलग से वीडियो में मिल जाएगा। क्या एक अलग वीडियो बनेगा, उसके लिए आपको जीके के लिए बता दिया जाएगा। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जीके की वजह से लोगों के फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो रहे, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। तो ये आपके लिए जरूरी है, अभी से जिस दिन से आप शुरू कर रहे हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। चाहे वो किसी भी पेपर में हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल हाई लेवल पे आपके लिए क्लियर होने चाहिए। क्योंकि डिमांड की जा रही है कि ग्रेजुएशन
लेवल तक तो आपके ऑप्शनल्स आएंगे और बाकी जो भी हैं उस तरीके से क्या है पेपर में आपके आएंगे। तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर पेपर इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनके बारे में एक सेपरेट पेपर में क्या करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं हम एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। क्या है एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए एनवायरमेंटल साइंस में क्या है, जो हम बेस ले रहे हैं क्या, पिछला सिलेबस। बेस जो है हमारा लास्ट सिलेबस है, ठीक है। हमने जो पढ़ना शुरू किया है उसके लिए हमने लास्ट सिलेबस को क्या है सिर्फ एक बेस के रूप में रखा है। हम ये नहीं कह रहे कि इसी सिलेबस को हम कवर कर, मतलब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पेपर आएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक बेस है, एक इंस्ट्रक्शन है कि ये चीज तो हमें करनी ही करनी है। क्या ये चीज तो हमें करनी ही करनी है। जब तक आपकी नोटिफिकेशन और आपका नया सिलेबस नहीं आ जाता, हम इनको बेस रखेंगे। और इनके बेस के अंदर भी सबसे पहले हम क्या है, उन चीजों को, उन सब्जेक्ट्स या उन टॉपिक्स को हैंडल करेंगे जिनमें कोई चेंज बेसिक फॉर्म में नहीं होगा। क्या है, बेसिक फॉर्म में नहीं होगा, कुछ एडिशंस हो सकते हैं, कुछ एक दो चार टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं, या दो चार टॉपिक क्या हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। और डिलीट के चांसेस आपके मान के चलिएगा मोस्टली ना के बराबर हैं। क्या कहीं से डिलीट होने के चांसेस ना के बराबर हैं, सिर्फ कोई करंट में से कोई अपडेशन हो एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लियर, करंट में से कोई रिलेशन हो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, तो वहां पर क्या है वो कुछ डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह कुछ ऐड कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअल सिस्टम में आपके चेंज नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम में तो एडिशंस ही हो इसमें क्या सकते हैं, हो सकते हैं। तो हम उन बेसिस को लेकर काम करेंगे। तो बेसिस में क्या आता है, बेसिस में आता है एक तो आपका जनरल आइडिया, ये एनवायरनमेंट होता क्या है, फिर आपका इकोसिस्टम आ जाता है, फिर बायोडाइवर्सिटी आ जाता है। तो इनसे रिलेटेड चीजें क्या है आप ये, अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि जब तक आपके पास में कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, जब तक आपके पास में कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, कुछ और नहीं है, नया जो सिलेबस है, तो तब तक आप कुछ चीजें ध्यान रखिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए कुछ चीजों को, ठीक है। देखिए बायोलॉजी क्या है, 11th-12th की जो आप बायोलॉजी की बुक होती है, अब अगर आप एनवायरमेंटल साइंस ले रहे हैं और आपने सोच लिया है कि मुझे एनवायरमेंटल साइंस लेना है, ठीक है, देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और जरूरी है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि क्या है कि इस तरह के पेपर्स में इस तरह से क्या है आजकल एग्जामिनेशन नहीं होते हैं जिसमें क्या है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या होती है, जरूरत होती है। और खास करके दो अलग अलग ऑप्शनल्स की क्या है आपको जरूरत होती है। तो ऐसे एग्जाम्स नहीं होते हैं जनरल वे में, और खास करके इस तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता। तो वहां पर नेचुरली एक प्रॉब्लम आती है कि आपका एक सब्जेक्ट भी क्या होता है, स्ट्रांग नहीं होता। क्या है, आपका एक सब्जेक्ट भी उस लेवल का स्ट्रांग नहीं होता। तो आपको यहाँ पे क्या है, दो सब्जेक्ट स्ट्रांग चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे सब्जेक्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा जो थोड़ा सा इजी हो, जिसके कॉन्सेप्ट समझना आसान हो। और इसमें सबसे इजी आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट ही आता है। तो एनवायरनमेंट के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि सोर्सेज आपके लिए क्या रहेंगे। सोर्सेज में ध्यान रखिएगा कि आपकी 11th और 12th, ठीक है, 11th और 12th की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं आप, ठीक है, तो वहां से क्या है कि इन्वायरमेंट सिलेबस जो भी आपका है उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, क्या जो भी चैप्टर्स हैं उसका आप बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी होंगे वो आपके वहां से क्या है क्लियर हो जाएंगे। हम यहां तो करेंगे, लेकिन अगर आप खुद पढ़ लेते हैं साथ के साथ, क्या कर लेते हैं, साथ के साथ खुद पढ़ लेते हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से क्या है चीजें समझ में आ जाती है। क्या आ जाती है, समझ में आ जाती है। तो पहले आप सारे एनवायरमेंटल सिलेबस के पीछे मत भागिए, क्या सारे एनवायरमेंट सिलेबस के पीछे मत भागिए। यहां से जो भी आपको बेसिक मिले, जैसे क्लास 11th में आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, ठीक है, 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक में क्या है आपको बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो जैव विविधता टॉपिक मिल जाएगा। और ज्यादातर यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये क्या है एक ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें नहीं है, और खास करके इंजीनियरिंग, मेडिकल और बेस्ट बैकग्राउंड के, तो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के भी है तो भी आप क्या बायोडाइवर्सिटी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आपको बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, इकोसिस्टम से रिलेटेड सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, तो 11th-12th की बुक्स में जो भी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेक्शंस आ रहे हैं, तो वहां से आप क्या है उनको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं,
कवर कर सकते हैं बेसिक फॉर्म में। आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टर्म क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्या है। तो एनसीईआरटी को बेस माना जाता है किसके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वहां से क्या कर सकते हैं आप, इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो एनवायरमेंटल साइंस, जो हमारा सिलेबस हमारे पास था, ठीक है, जो हमारा सिलेबस था उसमें क्या है 10 यूनिट्स थी, क्या 10 यूनिट्स थी। इसमें इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और अलग अलग करके सारी चीजें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करके, क्या बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करके बात करेंगे। अब यहां भी क्या है, एक चीज यहां भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। वो ये है कि जब बता दिया गया है आपको, क्या बता दिया गया है आपको कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपके पास अवेलेबल क्या रहेगा। एक रेडीमेड नोट्स, क्लियर है, और क्या है आपके पास रेडीमेड वीडियोस, ठीक है। यानी कि जो वीडियोस आपको YouTube पर मिलेंगे, जो कंटेंट आपको किसी टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, या हमारा हो या किसी जगह भी हो, जब तक आप स्पेसिफिकली क्या है कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, क्लियर है, स्पेसिफिकली कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप कोचिंग पे जाइए, क्लियर है, मैं ये नहीं कह रहा आप कोचिंग पे जाइए। इन्हीं चीजों से अगर आप अपना वैल्यू एडिशन कर लेते हैं तो आपको कोचिंग की क्या है कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर जरूरी है कि ये जो रेडीमेड नोट्स, वीडियोस, जितना भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, उसको आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है, ठीक है। उसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपनी वैल्यू एडिशन करना आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स जो हैं वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। सीट्स कम है मींस कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो उसमें आपको फायदा रहता है अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो वो वैल्यू एडिशन सिर्फ आप ही के पास रहती है, वो किसी और के पास नहीं जाती है। तो अगर आपने वो वैल्यू एडिशन कर लिया, ठीक है, और उसको आपने अपने मेंटर से क्या किया, डिस्कस किया, या मेंटर से समझ लिया कि भाई ये वैल्यू एडिशन काम की है या नहीं है, तो वो आपको क्या करेगी, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। क्या करेगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। उससे क्या है, आप कम से कम 10-20 मार्क्स हर पेपर में क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ला सकते हैं। और वही क्या होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। वही जो चीज होगी वही सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप रेडीमेड के भरोसे रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, भीड़ में बैठ जाएंगे। और आपको भीड़ में नहीं बैठना है, भीड़ से बिल्कुल अलग होना है। क्या भीड़ से क्या होना है, बिल्कुल अलग होना है। तो ये पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज, जब आप वैल्यू एडिशन तभी करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन आप तभी करेंगे जब आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा, उस रेडीमेड के दायरे में नहीं रखेंगे। अब रेडीमेड के दायरे में नहीं रखने का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपके पास सिलेबस में टर्म्स दी जा रही हैं, क्या दी जा रही है, टर्म्स दी जा रही हैं, उसके बारे में आपकी पास क्या है, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो टर्म का मतलब क्या है। और एक चीज और, उसको आप रेडीमेड से तो लेंगे ही लेंगे, क्या रेडीमेड से तो लेंगे, पर अपना मतलब उसके साथ में क्या करें, अपना मीनिंग या अपना जो भावार्थ होता है वो उसके साथ में अटैच करके रखेंगे। जिससे क्या है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल जो क्वेश्चंस, जब टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसके अंदर आरपीएससी जब आजकल नए चीजों से, नए सिस्टम से पूछ रही है, तो वो जो स्टेटमेंट वाले, लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास में क्या हो, ये बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि इस चीज का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन्स, कि इस वर्ड का यही मतलब है और इसके अलावा भी कोई मतलब बनता है या नहीं बनता है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको करना है इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप यही नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला किसी भी सूरत में, ठीक है। सॉरी, ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स की, ठीक है। तो हम इसी पहले सिलेबस को थोड़ा सा क्या है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भी ये सिलेबस एक्चुअली है क्या, और इसकी जो टर्म्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे आपको क्या है वो चीज करनी है। तो यही बात हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बायोडाइवर्सिटी में क्या दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक यूनिट है जो अलग से दे रखी है, और वो बायोडाइवर्सिटी में पूरा सिलेबस है। यहां पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी,
मींस बायोडाइवर्सिटी वास्तव में होती क्या है, इसका परिचय क्या है। अब देखिए, परिचय कभी भी आप लेंगे तो सबसे पहले परिचय में आती है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशन क्या है। अब जनरली वे में क्या करेंगे, जनरली वे में हम क्या करेंगे, हम सीधा लिख देंगे, एक तो क्या है यहाँ पे बायो आ गया और दूसरा क्या आ गया, डाइवर्सिटी आ गया। ठीक है, तो जनरल वे में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि जैव और उससे रिलेटेड विविधता, यानी बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो का मतलब हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब उसमें वेरिएशंस कितने हैं, क्या है उसमें जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस कितने हैं, किस तरह के हैं, कहां कहां पर हैं, और ये सारी। अब अगर आपने सिर्फ इसको इतना पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, तो आप क्या करेंगे अपने आप। अब इसके अंदर आपको एक एक चीज को स्टडी करना है, क्या करना है कि वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्पेसिफिक एरियाज में ही क्यों है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है कुछ क्या है, स्पेसिफिक एरियाज में कुछ ज्यादा होती है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में क्या हो जाती है, कम होती है, और कुछ स्पेसिफिक एरियाज में क्या होता है, कुछ खास क्या होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। तो वाई हर तरह से आपको काम करना है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं कर लिया आपने, क्या आपने डाइवर्सिटी पढ़ लिया और कर लिया, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, बायोडाइवर्सिटी हम किसे बोलते हैं, फिर आपको उसके सारे फैक्टर्स पे काम करना है कि भाई ये चीज यहाँ पे करना है और ये चीज यहाँ करनी है, ये चीज स्पेसिफिक, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा स्पेसिफिक स्पीशीज क्या होती है, वो वाई दिस इज, कि वहां भी क्यों होती है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको करनी है। फिर डेफिनेशन के अंदर ये चीज आ गई जेनेटिक, स्पीशीज। अब इस तरह के तीन आपको स्पेसिफिकली दे दिया कि जेनेटिक लेवल पर, ठीक है, यानी जीन लेवल पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी किस तरह की है, फिर स्पीशीज यानी प्रजाति स्तर पर बायोडाइवर्सिटी कैसी है, फिर इकोसिस्टम यानी उससे थोड़ा हम ऊपर चले जाते हैं तो इकोसिस्टम लेवल पर यानी पारिस्थितिकीय तंत्र जिसे हम कह रहे हैं उस लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है। दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस टर्म का पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए। बायो यानी बायोलॉजिकल, बायो यानी इससे हम लिविंग से बात कर रहे हैं, और ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल मतलब यानी भूगोलीय। ठीक है, अलग अलग हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इंडिया का, क्या इंडिया का जो क्लासिफिकेशन है हम वो किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें आपको क्या करना करनी है, इसके अंदर डिटेल में स्टडी करनी है कि इसका इस तरह से क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, व्हाई इट इज सो। ठीक है, तो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो हमने पहले ये कर लिया, फिर उसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है, इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी कम क्यों है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह के होते हैं, लीव्स बड़ी छोटी कैसे होती है, ये होती है, ये सारी चीजें क्या आपको। अब दूसरी चीज आ जाती है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं इसके लिए भाई, क्या इतना जो दिमाग लगा रहे हैं हम क्यों लगा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको करंट से करना है। टॉपिक तो आप पढ़ लोगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है, पहला तो कंजम्पशन यूज, ठीक है, यानी जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, खाने पीने के लिए ले रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं आप, बायोडाइवर्सिटी वहां से चीजें क्या है ले रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अपने लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंजम्पशन यूज खाने पीने खुद के लिए हो गया, फिर प्रोडक्टिव यूज, उससे क्या नई चीज बना रहे हैं आप, प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे लकड़ी ली, लकड़ी से क्या किया आपने, अलग अलग चीजें बना दी, क्या कर दिया, लकड़ी से अलग अलग चीजें बना दी आपने। ठीक है, तो लकड़ी आपके पास है, लकड़ी से आपने क्या किया, अलग अलग चीजें आपने बना दी। फिर सोशल सामाजिक, इसका क्या है, फिर एथिकल, एथिकल क्या है। तो इस तरीके से क्या है, ध्यान रखना, एक डेफिनेशन आपको नहीं करनी है, क्या एक डेफिनेशन आपको नहीं करनी है, आपको अलग अलग डेफिनेशंस को क्या है यूज करना है, और किसी भी तरह का गाइडेंस आपको चाहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वी आर हेयर फॉर यू। हर तरह से क्या है, अगर आप अच्छी तरह से एफर्ट लगाते हैं तो हम हमारी तरफ से भी क्या है उस एफर्ट में आपको क्या है डबल एफर्ट लगाएंगे, जिससे आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये पॉइंट आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल, नेशनल, लोकल लेवल्स। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, कि भी एक खास एरिया में कैसे कम क्यों है, दूसरे एरिया में कम ज्यादा क्यों है, इस तरीके से क्या है आपको हर स्तर पर बायोडाइवर्सिटी को उसी लेवल पर पढ़ना है और करंट बेस को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, अब दूसरा जो आपके पास पॉइंट आ जाता है, अब आता है यहां पर हमको दिया गया इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स नेशन।
क्लियर है? ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि 17 क्या है आपके पास मेगा डाइवर्स नेशंस हैं दुनिया में। 17 मेगा डाइवर्स नेशंस दुनिया में इस वक्त है, ठीक है, जिसमें इंडिया भी एक है। तो ये सबसे पहली चीज व्हाट इट इज, मेगा डाइवर्स नेशन क्या होता है और क्या इसके अंदर चीजें आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हॉटस्पॉट हम किसे कहते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी से क्या इसका संबंध है, व्हाट इज हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी से क्या इसका संबंध है। तीसरी चीज, अब इतना बवाल मच रहा है, क्या मच रहा है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, एनवायरमेंटल क्या है, इश्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, व्हाई इट इज। अब ये जो चीज आती है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, अब यहां ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को आपको क्या है करंट से फुलफिल करना है। ध्यान रखिएगा, आप जब आप एनवायरमेंटल साइंस ले रहे हैं तो आपको इसकी करंट की फुल नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, करंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, खतरा है। यही सबसे बड़ी चीज हो रही है, क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज से ये चीजें हो रही हैं, फिर वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कहीं पे एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, क्या कर लिया, पढ़ लिया। ये भी हैबिटेट लॉस, क्या है, वहां कहीं जो पैदा हो रहा था वहां से क्या है वो खत्म होने लग गया। ठीक है, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, शिकार हो रहा है। ठीक है, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंसान का और क्या है वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, जो क्या है, फौना है, क्या है, जानवर है, उनकी तरह उनसे क्या हो रहा है, मैन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या जानवरों से क्या है, मैन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और वो अब यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो क्यों हो रहा है, वाई। ठीक है, और यहां पर क्या है आपकी करंट आ जाती है जिसमें हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, यानी विकास की वजह से हो रहा है। मीन्स क्या हुआ कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको, जो भी टॉपिक आपका है अगर वो करंट से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए एनवायरनमेंट आज मोस्टली क्या है, करंट से रिलेटेड टॉपिक ही है। एनवायरमेंटल साइंस जो है वो करंट से रिलेटेड ही है, तो आपके लिए फायदा भी रहेगा और आपको थोड़ा सा क्या है दिक्कत भी हो सकती है। फायदा इसलिए रहेगा क्योंकि आप उसको करंट में चीजों को पढ़ रहे हैं और खाली आप एसीएफ का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप आरएसबी का एग्जाम भी दे रहे हैं, आप एसआई का एग्जाम भी दे रहे हैं और आप दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका ईजी हो जाएगा, सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो मैन अब आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जब प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, हमने पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी मान लो, फिर उसका सोच देख लिया कि उसको नुकसान कहां हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है तो क्या उसका बचाव करना भी जरूरी है, संरक्षण करना भी जरूरी है। क्लियर है, तो संरक्षण करना भी जरूरी है। तो कंजर्वेशन हम करेंगे कैसे, क्या है कंजर्वेशन करेंगे कैसे, तो कंजर्वेशन दो तरह से किया जा रहा है, इंसिट्यू और एक्सिट्यू। ठीक है, देखिए इंसिट्यू का मतलब होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। इंसिट्यू का मतलब होता है कि जहां जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वहीं पर क्या है संरक्षित किया जा रहा है। अगर वो वहां संरक्षित हो सकती है, कंजर्व हो सकती है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं वहां पर कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी वहां पर ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि जो जिस वजह से वो लॉस हो रहा था, क्या हो रहा था, जिस वजह से लॉस हो रहा था, हमने कुछ ऐसे कानून बनाए, ऐसे रूल्स बनाए जिसकी वजह से लॉस के कारणों को हमने क्या कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इंसिट्यू, यानी वहीं पर हमने क्या कर दिया, जहां बायोडाइवर्सिटी वहीं पर हमने कर दिया। जैसे हम क्या नेशनल पार्क्स बना दिए, क्या नेशनल पार्क्स बना दिए, वहां पर क्या हंटिंग को क्या कर दिया, वो प्रोहिबिट कर दिया कि आप यहाँ शिकार नहीं कर सकते क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी एरिया है और यहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते। वहां पर हमने क्या किया, संरक्षण किया, इंसिट्यू। एक्सिट्यू का मतलब होता है कि उस चीज को क्या है वहां से उठाया। ठीक है, कोई भी बायोडाइवर्सिटी ऐसी चीज थी जो वहां पर संरक्षित नहीं हो सकती थी, ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस जगह पे उसका संरक्षण ऑलमोस्ट क्या इम्पॉसिबल हो गया, तो उसको क्या करते हैं, लैब के अंदर स्पेशल सिस्टम्स क्रिएट किया जाता है। स्पेशल उनके लिए क्या है, अलग चीजें बनाई जाती हैं जिससे क्या हो, उनका संरक्षण हो, क्या उनका संरक्षण हो। ठीक, तो उसको हमने कह दिया एक्सिट्यू संरक्षण। अब यहां पर ध्यान रखिए कि ये सारा का सारा जो भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बेस रहेगा और बाकी आपको क्या है, इसको करंट से करना है। जो भी करना है आपको करंट से ही करना है। करंट के अलावा अगर आपने करंट को छोड़ दिया तो आपके
क्वेश्चंस छूट जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। और ये इजी सब्जेक्ट है, ऐसे मुश्किल नहीं है कि आपको मुश्किल लगे। दिस इज एन इजी सब्जेक्ट। तो हमने क्या है आज बायोडाइवर्सिटी का क्या है ओवरव्यू लिया था, कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, इन चीजों को कौन कौन सी चीजें क्या कह रही हैं, किस तरह से है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से क्या है हम इसको अच्छी तरीके से क्या है पढ़ना शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। और पहले मैंने आपको बता दिया, पहले हम कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज का क्या मतलब है। और अभी तो हमने सिर्फ हल्के में क्या है एक सुपरफिशियली काम कर दिया, बाहरी सतही तौर पर एक एक चीज को समझ लिया कि क्या चीजें। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये सारे जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं ये आपके लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन पे काम करना अभी से शुरू कर देते हैं तो आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आरपीएससी क्या है एग्जाम निकालने के बाद आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं देगी, वो टाइम से अपने टाइम के। और दूसरी बात ये मत सोचिएगा कि आपको के पास टाइम बहुत है, सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि 2 ऑप्शनल्स हैं, इंग्लिश है और जीके भी है, तो आपके पास वास्टनेस बहुत है। तो अभी से आपको तैयारी में क्या है पूरी तरीके से लगना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम इसको क्या अच्छी तरीके से बायोडाइवर्सिटी को क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।